ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्फीयर ए जिस पर चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। यस स्टूडेंट। और दूसरा स्फीयर बी इस पर चार्ज की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ प्लस, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो स्फीयर्स है इनके बीच का सेपरेशन तो उतना ही है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाफ मीटर। एक और स्फीयर है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इफ अ थर्ड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज, इस सी स्फीयर का साइज उतना ही है जितना ए और बी का है। इसका मतलब अगर हम चार्ज्ड स्फीयर ए के कांटेक्ट में लेकर आ जाएं न्यूट्रल स्फीयर सी को, तो क्या होगा? आप में से कोई सोच सकता है क्या होगा, है ना? जैसे ये ए स्फीयर है और ये सी स्फीयर है। ए स्फीयर पर चार्ज है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। सी स्फीयर पर चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। जब ए स्फीयर और सी स्फीयर म्यूचुअली कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, ये सी स्फीयर और ए स्फीयर म्यूचुअली कांटेक्ट में आ गए। बिकॉज ए स्फीयर और सी स्फीयर सेम साइज के हैं, इनका साइज सेम है इसलिए, और दोनों मेटल के तो हैं ही, तो ए स्फीयर का एग्जैक्टली 50% चार्ज सी पर आ जाएगा। 50% मीन्स हाफ, आधा चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ही सी स्फीयर ए स्फीयर मेटल के स्फीयर एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, ए स्फीयर का हाफ चार्ज सी पर ट्रांसफर हो जाएगा, ए स्फीयर का हाफ चार्ज सी पर ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स Q/2 ए स्फीयर पर टोटल चार्ज Q/2 रह जाएगा और सी स्फीयर पर Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो जब हम सी स्फीयर को, इस न्यूट्रल स्फीयर सी को ए के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है? देखिए, न्यू कंडीशन बता रहा हूं आप, है ना। सी स्फीयर पर Q/2 चार्ज आ जाता है और ए पर कितना रह जाता है? हाफ, पहले का हाफ। नई कंडीशन, व्हेन द सी स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए, ये कंडीशन हो जाएगी ए की। अब एक और स्टेप, इस सी स्फीयर को इसके बाद कहां ले जाते हैं? बी के पास। बी पर पहले चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है, जैसे ए पर था। बी पर ऑलरेडी क्यू चार्ज है और सी को बी के कांटेक्ट में लेकर जाते हैं। सी पर अभी चार्ज है क्योंकि सी ऑलरेडी ए से कुछ चार्ज लेकर आया है। तो जब बी स्फीयर, यहां देख ले, बी स्फीयर और सी स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं, बी स्फीयर और सी स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं। अब यहां ध्यान से देखें, बी पर पहले से कितना चार्ज है? क्यू। सी पर पहले से कितना चार्ज है? Q/2। जैसे ही बी स्फीयर और सी स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बी स्फीयर और सी स्फीयर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q/2। बी स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू Q थी, सी स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू Q/T। तो जब बी और सी कांटेक्ट में आएंगे, मेटल के स्फीयर से कांटेक्ट में आएंगे, तो इन पर दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q/2। और इस टोटल चार्ज का 3Q/2, इस टोटल चार्ज का आधा मतलब 50% सी पर होगा और 50% बी पर होगा। तो इसका 50% क्या होगा? आधा क्या होगा? 3Q/4। 3Q/4। तो इसका मतलब सी स्फीयर पर 3Q/4 चार्ज होगा और बी पर भी कितना रह जाएगा? 3Q/4। तो इसका मतलब लास्ट में, एट लास्ट, सबसे लास्ट में बी स्फीयर पर चार्ज कितना रह जाएगा? 3Q/4। तो आप इस प्रोसेस को समझ लें। ए स्फीयर को, है ना, सी स्फीयर को पहले ए के कांटेक्ट में लाए थे, जिससे ए स्फीयर पर चार्ज आधा रह गया, आधा चला गया, सी ले गया उसका आधा चार्ज। उसके बाद उस सी स्फीयर को बी के कांटेक्ट में लाए और सी स्फीयर बी का 25% चार्ज ले गया। 3Q/4 रह गया, 1/4 चार्ज चला गया और सी स्फीयर पर फाइनली चार्ज इतना चला गया था। अब उस सी स्फीयर को यहां से हटा दिया गया है। finally the C sphere is removed from the system। अब इस नई कंडीशन में फोर्स कितना होगा? Q की वैल्यू आपको 12th क्वेश्चन में गिवन है, Q की वैल्यू इतनी है और यहाँ Q/2 है, यहाँ 3Q/4 है। तो अब नई कंडीशन में F
न्यू कर देता हूं, नया फोर्स कितना होगा, तो वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 6.5 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 की वैल्यू Q2, तो Q2 है 3Q/4, 3Q/4, और Q की वैल्यू ये रही, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको पता है, R इक्वल टू क्या है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर का स्क्वायर 1/4। इसको हम पहले की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बड़े लेट तक बच्चे आ रहे हैं, निशांत। ओके, तो उसको हम पहले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन में 1.12 क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया था, कितना आया था, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, आप में से कोई बता दे, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी। जल्दी, 12th क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू। So 1.521 into 10 to the power -2 Newton. ये बोल रहे हैं आप, है ना। 12th क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू आई थी। तो आप लोग अभी यहाँ देखेंगे भी, ये जो मैं बिग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये है K Q1 है ना, यहाँ 10 टू द पावर -7 अप्लाई कर दूं, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पता लगाई, जब चार्ज यहाँ पर Q था, यहाँ पर भी Q था, 9 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बिग ब्रैकेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है क्वेश्चन नंबर 12 में। अब यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/4, 1/2 3/4 प्रोडक्ट करेंगे तो 3/8, तो इस फोर्स को 3/8 से प्रोडक्ट करेंगे, 13th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है 1.5, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करें और क्वेश्चन एंड करें। यहाँ पर 1.52 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप अपना सॉल्यूशन करें। इसको सॉल्व करके कोई बताएं न्यू फोर्स कितना होगा, और ये वैल्यू मैंने कहां से पुट की है, प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, F न्यू फोर्स। बताएं भाई, और वो आपके आंसर मैच भी करना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोग कोई भी फटाफट करके मुझे बता दे। सर यस, बोलिए। सर 0.57 आ रहा है। ओके, और चेक भी कर लेना, बुक में मैच करना चाहिए। 0.57 आ रहा है ना, इंटू 10 टू द पावर -2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, न्यू फोर्स, है ना, साइंटिफिक मेथड में आप इसको 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, रिपल्सिव ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, सी स्फीयर ए स्फीयर का आधा चार्ज 50% चार्ज ले जाता है तो बचता है आधा, उसके बाद सी स्फीयर बी स्फीयर का 25% चार्ज मतलब 1/4 चार्ज ले जाता है, तो बचता कितना है, 3/4 क्यू। तो इस तरह से इन दोनों को यूज लेकर हमने न्यू फोर्स पता लगाया है। क्यू की वैल्यू कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में, तो 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन कनेक्टेड। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में एक डायग्राम है और डायग्राम को देखकर आंसर बताना, जल्दी बता देंगे हम। डन स्टूडेंट्स, थोड़ा बता दें मुझे। यस सर। वीडियो सब कुछ सही चल रहा है कौश, है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बहुत इजी है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए डायग्राम। 14th क्वेश्चन जो है, 14th क्वेश्चन, उसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या, फोर्स इज व्हाट, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। if you are given electric field intensity, then you can find force पता कर सकते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो फोर्स ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो फोर्स कम लगता है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो, कांस्टेंट हो, तो अब चार्ज की वैल्यू पर फोर्स डिपेंड करता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इनटू चार्ज ऑलवेज होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पर फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ओके, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंसीडर करें, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में, एक मेटल की प्लेट ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज, एक मेटल की प्लेट नीचे है नेगेटिवली चार्ज, और इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव टू, है ना, उल्टा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया, फायर किया। कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं? 1 2 3, 1 2 3 मार्क किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन ज्यादा बैंड कर रहा है, कौन कम बैंड कर रहा है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बैंड कर रहा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आया और वो ऊपर की तरफ बैंड हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होगा कोई। सेकंड पार्टिकल देखें तो सेकंड पार्टिकल इसके नीचे था और वो थोड़ा कम बैंड हुआ, ठीक है, ये थोड़ा कम बैंड हुआ। थर्ड पार्टिकल देखें तो थर्ड पार्टिकल भी इसमें एंटर किया और नीचे की तरफ बैंड हो गया, नीचे की तरफ बैंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस चार्ज पार्टिकल के लिए Q/m, देख लीजिए क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस। तो साइन क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ 1 और 2 अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ बैंड हो रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल किस नेचर के होंगे? नेगेटिव नेचर के होंगे। नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड हो रहा है। इसका मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल नेचर में कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। और भी कुछ पूछा है, विच पार्टिकल हैज हायर चार्ज टू मास रेशियो, किसका चार्ज बाय मास का रेशियो ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर चार्ज का रोल ज्यादा होता है ना, चार्ज, तो किसके लिए चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा? तो आप देखिए फर्स्ट पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा बैंड कर रहा है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बैंड कर रहा है वो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल बैंड कर रहा है। जो ज्यादा बैंड कर रहा है इसका मतलब उस पर कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है। बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल ज्यादा बैंड कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा कब होगा? जब चार्ज खुद ज्यादा होगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू सबसे हाई है, सेकंड पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू सबसे कम है, और थर्ड चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू इन बिटवीन है। तो Q/m का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के लिए, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के लिए। इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ मास, हम सब जानते हैं किसी भी पार्टिकल के मास से उस बॉडी पर, उस पार्टिकल पर क्या एक्ट करता है? इट्स वेट, W = mg। और वेट पार्टिकल को कहां लेकर आता है? नीचे लेकर आता है। तो मास पार्टिकल को नीचे लेकर आता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, चार्ज पार्टिकल को उधर बैंड करेगा। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, सेकंड चार्ज पार्टिकल भी नेगेटिव है, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका Q जो है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। Q अगर ज्यादा है तो Q/m का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? फॉर दी फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए Q/m का रेशियो ज्यादा होगा, थर्ड पार्टिकल के लिए Q/m का रेशियो कम होगा। रीजन है इस थर्ड पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड है, उसका वेट भी क्या है? डाउनवर्ड है। दोनों डाउनवर्ड है, फिर भी ये थर्ड पार्टिकल 1 के कंपैरिजन में कम बैंड कर रहा है। इसका मतलब इसका चार्ज कम है, इसका चार्ज कम है। ओके गाइस, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का ही रोल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका Q/m ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसका Q/m कम।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, डायग्राम को देखना है और दो आपको आंसर बताने हैं कि इन 1 to 3 में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव है और नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है, और जो ज्यादा बैंड कर रहा है उसका क्यू ज्यादा है, तभी तो फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्यू बाई एम सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, डायग्राम में जो दिख रहा है फर्स्ट के लिए। मे बी आप थोड़ा ध्यान से देखें, थर्ड या फर्स्ट थोड़ा ध्यान से देखना, डायग्राम में मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है ना फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम बैंड कर रहे हैं। हाँ कोई कुछ कह रहा है बताइए। सर पीछे आंसर 3 दिया हुआ है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी ध्यान से देखा तो आपकी टेक्स्ट बुक में थर्ड और फर्स्ट ऑलमोस्ट सेम बैंड कर रहे हैं, है ना। और बहुत अच्छा आप ध्यान से देखना, हो सकता है आपको पता लगे कि थर्ड पार्टिकल ज्यादा बैंड कर रहे हैं, तो जो ज्यादा बैंड कर रहा है उसी का चार्ज ज्यादा होगा, है ना। तो ये आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कितना है ये 47 पेज नंबर पर ये डायग्राम बना हुआ है। तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि सेकंड तो सबसे कम बैंड कर रहा है, बट फर्स्ट और थर्ड में ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है कि थर्ड और फर्स्ट दोनों सेम बैंड कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से आप देखें तो शायद आपको लगेगा कि हाँ थर्ड पार्टिकल ज्यादा बैंड कर रहा है, तो जो ज्यादा बैंड कर रहा है उसी के लिए चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्यू बाय एम का रेशियो भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, इन दोनों प्लेट्स के बीच में ई जो है वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है, सेम है। तो अब डिपेंड किस पर करेगा, फोर्स चार्ज की वैल्यू पर, चार्ज ज्यादा होने पर फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होने पर चार्ज पार्टिकल ज्यादा बैंड होगा, तो जो ज्यादा बैंड हो रहा है उसके लिए इसका मतलब चार्ज ज्यादा है, बस ये कॉन्सेप्ट है ना। और आप लोग भी देखना, इसमें एक थर्ड को आप देखेंगे तो एक शार्प टर्न दिखा रहा है, वन में थोड़ा कम शार्प टर्न है ना। तो आप स्केल से वगैरह से देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा यहाँ पर एक शार्प टर्न जा रहा है, थर्ड ज्यादा नीचे जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 15 आपको देखना है। अब कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 into 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, E इक्वल टू 3 into 10⁻³ I cap. This is an uniform electric field. Okay. First, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter side? तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है E डॉट A, इस फॉर्मूले से हमारा काम होगा। हमें एंगल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल के लिए जैसे आई कैप को आप जानते हैं, आई कैप का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ है, कैसे है, इस तरह से है, ई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये कैसे है, ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, लिखा हुआ है आई थिंक हुज, ठीक है, प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड। तो यहाँ पर हम उस स्क्वायर को दिखा सकते हैं जो वाईजेड एक्सिस के पैरेलल है, वाईजेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। रीजन, जब स्क्वायर वाईजेड एक्सिस के पैरेलल है तो इस ऑब्जर्वर के लिए, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए स्क्वायर का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट। तो इस तरह से एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ऑब्वियसली एंगल होगा 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात, इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 डिग्री है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा ई ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर प्लेन सरफेस हो लाइक स्क्वायर तो हम इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस अगर है तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉल्यूशन किया होगा आपने,
आंसर आने ही वाला है। कितना आ रहा है? +3। हाँ, इस एरिया का कुछ बताइए, एरिया का क्या करें? कैपिटल ए, जबकि साइड जो गिवन है ना, स्क्वायर की साइड, वो साइड है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। सो ए विल बी साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल ए क्या होता है? साइड स्क्वायर। ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से बता दिया। जो गिवन है साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इस साइड को यूज लेकर हम ए ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 10⁻⁻2, cos 0 डिग्री 1। आंसर इज 3 into 10⁻1, that means 30 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। यस स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए पार्ट डन, बी पार्ट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट्स नॉर्मल टू, ओके, if the normal of its plane makes a 60 degree angle with x axis। तो अगर हम इस प्लेन को थोड़ा घुमा दें, है ना, जैसे ये प्लेन है यहाँ पर, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, अगर इसको मैं थोड़ा घुमा दूं और इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाने लग जाए, तब फ्लक्स क्या होगा? तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज। अब बी पार्ट देख ले। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है phi = E dot A। तो देखिए, एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा सरफेस के घूमने से। तो सरफेस को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो घूम गया, और वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E से कितना एंगल बना रहा है? बी पार्ट में। बी पार्ट में थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो अब नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो हम 0 डिग्री के प्लेस पर क्या कर देंगे? 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू सब जानते हैं, हाफ, 1/2। इसका मतलब फ्लक्स भी पहले का कितना हो जाएगा? हाफ, 15। तो ये रहा बी पार्ट का सॉल्यूशन। जब एंगल 60 डिग्री होगा तो फ्लक्स इस स्टेप से हमें 15 मिलेगा, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और इतने अच्छे से करने हैं कि एग्जाम में भी आप ज्यादा सोचे नहीं। जितना सोचना है पूरे साल सोच लें, एग्जाम में हमें कम से कम सोचना पड़े, और सही सही सब काम होता जाए। यस, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी बता दें, यस सर। है ना, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे इसके सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करने की। आज संडे है, मे बी आपकी इसके पीछे और क्लास नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करने से हमारा अपने आप ही चैप्टर रिवाइज होता है। यस, इसको इरेज कर सकता हूं। एंगल 0 डिग्री था, उसके बाद एंगल 60 Yes, डिग्री sir. कहा इन्होंने, तो हमारा आंसर 30 से 50 हो गया, 15 हो गया, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपकी टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। और भी ढेरों क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, और भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ये हो जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन खूब करने वाले हैं। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिजिक्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E = 3 × 10⁻³ I कैप, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बार 16th क्वेश्चन जो है उसमें क्यूब रख दिया है ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ I कैप। I कैप मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक क्यूब को पहुंचा दिया, और उस क्यूब की साइड है 20 सेंटीमीटर। उस क्यूब की साइड है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? साइड, क्यूब की साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। फाई नेट,
तो नेट फ्लक्स क्या होगा, +5 -5, या पहले माइनस कर दो बाद में प्लस कर दो। रीजन, इस लेफ्ट वाले फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेगी। अंदर जाने वाला फ्लक्स ऑलवेज कैसा होता है गाइस, कुछ याद आ रहा है? इनवर्ड फ्लक्स ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ओके, अब एक और फेस है राइट फेस, जो सबसे राइट साइड में है। इस फेस से वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आई, जो इस फेस से अंदर जा रही है वो सारी फील्ड लाइंस इस फेस से बाहर आ जाएगी। तो जितना फ्लक्स अंदर गया था उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। नेट फ्लक्स 0 होगा। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस में से ओनली ये 2 फेस ऐसे हैं 1 एंड 2 जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी। बाकी के जो 4 फेसेस हैं उनको तो फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेगी। जैसे ये फ्रंट वाला फेस जो आपको दिख रहा है, इसको कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। इसके एग्जैक्टली पीछे वाला पैरेलल फेस, इसको भी कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, है ना। एक ये जो सीलिंग वाला फेस है टॉप वाला, इसको कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। बॉटम वाला जो फेस है इसको भी कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इन 4 फेसेस के लिए एंगल ऑलवेज क्या रहता है, 90 डिग्री। और बाकी जो 1 और 2 मैंने लिखा है, इन 2 फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, और फर्स्ट फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी और वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड फेज से बाहर आ जाएगी। तो क्यूब जो कि एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। और इससे एक और बात पता चलती है, इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, तो आप सोच सकते हैं वो भी क्या होगा, 0। क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कौन 0 है, चार्ज 0 है। इसका मतलब कौन 0 है, चार्ज। इफ फाई 0 देन चार्ज 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में और पूछा गया है, मैं चेक कर लेता हूं, व्हाट इज दी फ्लक्स। ओके, तो गाइस इसका आंसर होगा 0। ट्रू, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे उसको करेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो इसका रीजन बस यही है, द इनवर्ड फ्लक्स एंड द आउटवर्ड फ्लक्स आर सेम, सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स विल बी 0। इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज सेम, so net outward flux is 0. 17th question, carefully measurement of the electric field at the surface of black body indicates that the net outward flux to the surface of the box is 8 into 10 to the power 3, ठीक है। What is the net charge inside the box? तो यहाँ पर आपको Q की वैल्यू पता लगानी है, फ्लक्स गिवन है। कोई बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स, उस क्लोज बॉक्स में कितना चार्ज है ये आपको पता लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन फ्लक्स की वैल्यू 8 into 10 to the power, चेक कर लेता हूं, 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। फाइंड क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स गिवन है, आउटवर्ड मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स गिवन है, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, एनीवन? 17 क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, गॉस फॉर्मूला। फ्लक्स गिवन है, क्यू पता करना है, क्लोज्ड सरफेस है, बॉक्स एक क्लोज्ड सरफेस होता है, तो आई थिंक यही बोल रहे थे, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी नो। तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो Q इक्वल टू फाई की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और
कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट। सर 70 पॉइंट है ना, तो उसको हम थोड़ा ठीक तरह से कैसे लिख सकते हैं, 7.08 10 to the power -8 कूलॉम। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फटाफट हाना बताओ कैलकुलेशन ठीक है। इतना ही पूछा था क्या इसमें भाई? हाना बताओ क्वेश्चन का आंसर ठीक है क्या, और भी कुछ बात पूछी है? सेवनटीन का आंसर माइक्रो कूलॉम। ठीक है, तो आप नहीं बता रहे, बट बुक में आपके ऐसा लिखा हुआ है 0.07 माइक्रो कूलॉम ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो मतलब क्या होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं 10 to the power 6। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और इसको एक मेथड है लिखने का, ऐसा लिख सकते हैं 0.0708 माइक्रो कूलॉम। तो ये ज्यादा फाइन आंसर हमने लिखा है। देखो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, आपकी बुक में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ करके। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ट्रू? यस सर। एक और बात, अगर क्वेश्चन नंबर 17 में जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं उस बॉक्स से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बॉक्स में से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? 0 है। तो आपका क्या आंसर होगा? क्या इस बॉक्स के अंदर चार्ज है या नहीं है? इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। यस सर। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बॉक्स के अंदर चार्ज तो हो सकता है, बट नेट चार्ज 0 होगा। हो सकता है बॉक्स के अंदर चार्ज हो सकता है बॉक्स के अंदर यहाँ चार्ज हो, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, बॉक्स के अंदर चार्ज हो, बट नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स का 0 होना, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज हो सकता है, बट जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, और नेट क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जितना आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज से उतना ही इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स होगा, और नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। तो नेट फ्लक्स का 0 होना हमें ऑलवेज क्या इंडिकेट करता है? नेट चार्ज 0 है। चार्ज हो सकता है, बट जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो 17th क्वेश्चन का एक थ्योरेटिकल पार्ट और था, वो मैंने आपको क्लियर किया। नेट फ्लक्स के 0 होने का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज। ओके, 18th क्वेश्चन गाइस हमने किया हुआ है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। कोई बताए मुझे, 18th क्वेश्चन हमने किया था, आप अपने नोट्स में देखेंगे। तो एक गॉस लॉ जब हमने पढ़ा था, एक स्क्वायर लैमिना जिसकी साइड गिवन थी आपको 10 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर प्लस 10 माइक्रोकूलॉम चार्ज प्रेजेंट था, और हमें इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना था। फिर मैं आपको 2 फॉर्मूलाज दिखा दिए थे और आपसे पूछा था कौन सा फॉर्मूला यूज ले। थोड़ा कंफ्यूज भी मैंने आपको किया है ना। तो इन 2 फॉर्मूलाज से हम इन जनरल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट तो ना तो ये फॉर्मूला यूज आ रहा था ना ये फॉर्मूला यूज आ रहा, ये फॉर्मूला तो क्लोज्ड सरफेस पर यूज आता है, और ये फॉर्मूला वहां यूज आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल भी सेम हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आउट होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, एंगल एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल भी चेंज होता रहेगा। तो कुल मिलाकर फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया था, पिलर यहाँ पर ऊपर इस तरह से बना दिए थे, और हमने एक क्यूब का कंस्ट्रक्शन कर दिया था। कुछ याद आया? एक क्यूब का कंस्ट्रक्शन करा। जैसे ही क्यूब का कंस्ट्रक्शन करा और पॉइंट चार्ज को कहाँ दिखाया? एग्जैक्टली सेंटर पर
10 सेंटीमीटर साइड के क्यूब से फेस के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब। तो 6 फेसेस से इक्वल फ्लक्स फाइंड आउट होता है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है 5, और 5 का 6 टाइम हो जाता है आंसर। कोई कुछ कह रहा है? तो कोई म्यूटेड नहीं है भाई। मीनल, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप है ना जो हमारे नोट्स हैं उसमें आप जरूर एक बार और देख लें कि किस तरह से हमने 18th क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। तो टोटल फ्लक्स का 1/6 टाइम हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन में भी एक ब्रैकेट में हिंट लिखा हुआ है। तो अब हमें 19, 20 और 24 तक क्वेश्चन करना है, इजीली कर लेंगे। 19th क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? आपको गिवन क्या है, क्यू की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, और आपको सरफेस, क्यूबिकल सरफेस जो है उसकी एज गिवन है, कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे, आप सभी को पता है? पता है ना, अंदर चार्ज है यहाँ पर, इस क्यूब का फेस है 9 सेंटीमीटर, एज है 9 सेंटीमीटर, तो क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं 9 सेंटीमीटर कहीं यूज नहीं आएगा, क्यूब की साइड कभी यूज नहीं आएगी। क्यूब बोल दिया ना इन्होंने, वर्ड बोल दिया क्यूब, क्यूब मतलब क्लोज्ड सरफेस, बस क्लोज्ड सरफेस बोलते ही हम इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं, कभी साइड यूज नहीं आती। क्यूब छोटा हो या बड़ा हो, सेंटर पर चार्ज होना चाहिए, है। आंसर बताएं, डिवाइड करना पड़ेगा अच्छा खासा। 2 into 10 to the power minus 6 upon 8.85 into 10 to the power minus 12, है ना, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा। 20 अपॉन 8.85, कोई कीजिए भाई, 20 अपॉन 8.85, 10 to the power 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। 20 अपॉन 8.85 किसी ने किया हो तो 2.25 बोल रहे हैं, 2.25, ठीक है, 2.25 है ना। तो 19th क्वेश्चन में बस हमें कॉन्सेप्ट यही पता लग रहा है इन क्वेश्चन से कि अगर क्लोज्ड सरफेस हो, क्यूब की साइड गिवन हो, तो कुछ बच्चे साइड को लेकर सोचने लग जाते हैं, उनका दिमाग अलग डायरेक्शन में सोचने लग जाता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्लोज्ड सरफेस के साइज से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये क्यूब बड़ा होता तब भी आंसर यही होता, ये क्यूब छोटा होता तब भी आंसर यही होता। जिस तरह से कोई स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर चार्ज है, तो स्फीयर छोटा हो या स्फीयर बड़ा हो, अगर उतना ही चार्ज है सेंटर पर, फ्लक्स उतना ही होगा, फॉर्मूला यही होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। 20 क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux minus 10 to the power 3 to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radii, ठीक है। If the radius of the Gaussian surface is doubled, how much flux pass through the surface? Yes student, 20th क्वेश्चन में अभी जो बता रहा था वही कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। किसी स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स है -10 to the power 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कितना फ्लक्स पास हो रहा है? -10 to the power 3, ठीक है। अगर उस स्फीयर की सरफेस को, उस स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट आएगा, पूछ रहे हैं आपसे। किसी स्फीयर के सेंटर पर कुछ चार्ज है और इससे फ्लक्स इतना क्रॉस कर रहा है, -10 to the power 3। भाई इतनी देर में तो 10 बार आंसर बता देना चाहिए था। अगर स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें, फ्लक्स पर क्या डिफरेंस आएगा?
भाई नेटवर्क तो सही चल रहा है ना? स्फीयर Yes, के sir. सेंटर पर चार्ज है, स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स है -1 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। अगर हम इस स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें, चार्ज उतना ही है। अब नए केस में नया फ्लक्स कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। सर सेम ही रहेगा। सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, सेम रहेगा। सभी को बोलना चाहिए था और जल्दी बोलना चाहिए था, सेम रहेगा। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस के साइज से फ्लक्स को कोई कनेक्शन नहीं होता, उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। किससे कनेक्शन होता है? सेंटर पर चार्ज कितना है उससे। तो अब ये फ्लक्स की वैल्यू जो नेगेटिव है, इससे क्या पता लगता है? इसका मतलब ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। इस चार्ज का नेचर नेगेटिव होगा, इसलिए ये इनवर्ट फ्लक्स है। इनवर्ट फ्लक्स ही नेगेटिव होता है। ओके, और कुछ पूछ रहे हैं 20th क्वेश्चन में, बी पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? अब बताइए। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, वेट करता हूं आप में से कौन आंसर बताता है। इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी पता लगाने में। गिवन क्या है? फ्लक्स की वैल्यू। तो कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, 10 to 20 सेकंड्स का है ना। 10 to 20 सेकंड्स भी बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्यू कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट बी। तो ए पार्ट का आंसर था सेम, बी पार्ट का आंसर बताएं, जल्दी बताएं। हाँ भाई, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था। पहला स्टेप होता है into 10 की पावर -9। माइनस -9। -9 बोल रहे हैं, है ना। वापस बोलिए आंसर। 8.854 into 10 की पावर -9। सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइनस में यहाँ आएगा। नेगेटिव साइन आएगा बस। ये आंसर होगा। और कैसे होगा? तो हम सब जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। गिवन क्या है क्वेश्चन में? फाई की वैल्यू गिवन है, बिकॉज फाई नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज नेगेटिव ही होगा। -1 10⁻³ इंटू 8.854। यहाँ डेसिमल के बाद आप 2 प्लेसेस तक कर दें, ठीक रहेगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, 10⁻⁻12। सो Q इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। इस -9 को पीको भी कह देते हैं, है ना। एक फैक्टर है पीको कूलॉम। इस पीको को कहते हैं, सॉरी नैनो होगा, सॉरी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं पीको का मतलब और नैनो का मतलब क्या होता है। माइक्रो आप जान गए होंगे, है ना। एक होता है नैनो, 10⁻⁹। कभी हमें आगे पढ़ेंगे पीको भी यूज आएगा, 10⁻12। एक होता है फर्मी, ये होता है सबसे ज्यादा छोटा, 10⁻15। कुछ फैक्टर्स हैं जो साइंस में यूज आते हैं। तो यहाँ नैनो गुलाम कह सकते हैं, यहाँ 10⁻⁹। ओके, सिंपल क्वेश्चन। 20th question, 21. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is, तो स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R 10 सेंटीमीटर। तो आपको याद आ गया होगा शायद, आपको याद दिला देते हैं। चलिए, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R 10 सेंटीमीटर। स्फीयर के सेंटर O से बाहर P पॉइंट है और O से P तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। दिस इज स्मॉल r 20 सेंटीमीटर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या गिवन है? देख लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, विच इज 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलॉम। फाइंड क्या करना है?
what is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? इस स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है वो पता लगाना है। तो ये तो सिंपल हो गया। और कुछ? and point radially outward, radially inward. What is the net charge on the sphere? ठीक है, तो इनवर्ड बोल रहे हैं, रेडियली इनवर्ड, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसकी डायरेक्शन ये कह रहे हैं रेडियली इनवर्ड। अब ऑब्वियसली इनवर्ड कब होता है? जब स्फीयर पर चार्ज नेगेटिव होगा तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। ओके, ये तो सब हो गया। हमें चार्ज का पता लगाना है। क्या करें? चार्ज का मैग्नीट्यूड पता लगाएंगे हम पहले। हमें इस पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। किसी स्फीयर के सरफेस पर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है? ये चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो कहाँ हो, सेंटर पर। तो हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। तो इस स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, तो ये है ना, ये स्फीयर आउटसाइड वाले पॉइंट P पर, आउटसाइडर पॉइंट P पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। 20 सेंटीमीटर का मतलब है 2 × 10⁻⁻1 मीटर, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। K की वैल्यू आप जानते हैं, E की वैल्यू गिवन है, तो गाइस E आप जानते हैं, K आप जानते हैं, R आप जानते हैं इस क्वेश्चन में, तो Q पता कर सकता है ना कोई भी। सो Q इज व्हाट? E × R स्क्वायर अपॉन K। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा, है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा, नेचर तो नेगेटिव होगा, रेडियली इनवर्ट कहा है इन्होंने इसलिए। कर लिया सॉल्व? जिसका आंसर आए बताएं। 4 × 10⁻², 2 × 10⁻1 का स्क्वायर, 4 × 10⁻², यहाँ पर 9 × 10⁹, तो 1.59 कैंसिल होते हैं, 1.59 कैंसिल होते हैं 6 टाइम, ठीक है। 6 और 4 कैंसिल होते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2/3, तो उसको मैं 20/3 लिखूंगा। अब 10⁻⁻ देखें तो -9 हो जाएगा ऊपर जाकर, -7, -7 + 3, -4, -5। So 6.66 into 10⁻⁻5. -5, 6.66 मतलब 6-7 कर देता हूँ, 10⁻⁻5 कूलॉम, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा इस स्फीयर की सरफेस पर, जिसकी रेडियस खुद की तो 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में यूज नहीं आएगी ये रेडियस। आउटसाइडर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और P पॉइंट का उसे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस ही यूज आएगा इस फॉर्मूले में आउटसाइडर पॉइंट के लिए। सर -5 नहीं, शायद -9 आएगी पावर। हाँ, कहां पर? 10⁻⁻9 आएगी शायद, चेक करें। हाँ, 9, 11 माइनस का 11, हाँ चेक कर लें, प्लस का 3 कितना आ रहा है, माइनस का 8, और मैंने एक है ना इस 2 को मैंने 20 कर दिया था, तो एक माइनस और आएगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, -9, 10⁻⁻9, अभी ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही। तो कॉन्सेप्ट की बात आती है ना, कॉन्सेप्ट की बात आती है, कैलकुलेशन हम थोड़ा केयरफुली करें तो अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट की बात आती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमने जो फिजिक्स में थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी में जो फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हैं, डेराइव किए हैं, बस वही यूज आने हैं, बाहर का कोई फॉर्मूला यूज नहीं आना है फॉर्मूलाज। तो बस इस फॉर्मूले में 4 फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही है, 1 2 3 4, कांस्टेंट की वैल्यू हम हमेशा जानते हैं। अब बाकी जो 3 है उनमें से 2
आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देंगे ही, जिसे ई डायरेक्ट दिया है ना। अब आपको स्फीयर की रेडियस भी दे दी और बाहर की डिस्टेंस भी दे दी, तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि किसको यूज नहीं लेना है और किसको यूज लेना है। दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 22। A uniformly charged conducting sphere of 2.5 meter diameter, 2.5 मीटर डायमीटर अगर किसी स्फीयर का है तो उसकी रेडियस हम समझ सकते हैं 1.2 मीटर। हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 ही है ना। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हो जाएगी 1.2 मीटर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायमीटर का हाफ। सरफेस चार्ज डेंसिटी है 88 है या 80 है ये, ठीक है 80.0। ओके, माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, मैं इसको यहीं सही कर देता हूं। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो, उसको मैंने 10⁻6 कर दिया। दैट मीन्स फाइनली सिग्मा क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सिग्मा हो गया। जो 80 माइक्रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर था उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व करेंगे आगे यूज आएगा। अब पता क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। पहला काम, स्फीयर के सरफेस पर चार्ज कितना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने थ्री सिंबल्स डिस्कस किए थे, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिग्मा दिख रहा है आपको, सिग्मा क्या होता है, Q by A। सो Q इज व्हाट, सिग्मा इनटू A, है ना। तो यहाँ तो आप लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में आप कहेंगे वी नो सिग्मा इक्वल टू Q by A, सो Q इक्वल टू सिग्मा A। अब A आपको गिवन है क्या, किसी स्फीयर की रेडियस को यूज लेकर हम A पता लगा सकते हैं। तो कोई A के प्लेस पर क्या आएगा वो बताओ, स्फीयर की रेडियस गिवन है, A के प्लेस पर क्या आएगा वो बताओ। 4 पाई आर फॉर्मूला पूछ रहा था, है ना, फॉर्मूला यही सोच रहे होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी मीटर में है, अच्छी बात है। तो वैल्यू पुट करते हैं, आंसर पता करते हैं। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफाई करके रखी हुई है, 8 इंटू 10⁻⁻5। 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1.2 स्क्वायर 1.44। ठीक है, अच्छा खासा प्रोडक्ट है, फटाफट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। 8 इंटू 4 3.14 इंटू 1.44, इन तीनों को प्रोडक्ट कीजिए। So 1446.912. 1446.912। ये कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो आप, 144 पे ही पॉइंट आ जाना चाहिए। यस सर, है ना, क्योंकि ये 32 ही तो है और ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो आई थिंक, है ना। अब इसको थोड़ा सा ठीक लिखे तो 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलॉम। राउंडिंग ऑफ करना हमें आता है, इस 4 के बाद 6 है तो इस को मैंने इस तरह से राउंडिंग ऑफ करके यहाँ लिखा है 1.45 इंटू 10⁻⁻3। और ज्यादा राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको, चलिए यहीं तक करेंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। इसको चेक कर लेता हूं मैं, चार्ज की वैल्यू 22 क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू आप लोग भी फटाफट चेक कीजिए। यस सर, ये 1.45 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। तो ये है कॉन्सेप्ट, सिग्मा इक्वल टू Q by A होता है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू A। A आपको डायरेक्ट तो नहीं दिया बट स्फीयर नाम दे दिया, उसकी रेडियस बता दी, तो बस आप ये पता कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बस। ओके, एक और पार्ट है इसमें, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो किसी स्फीयर के सरफेस पर अगर आपको चार्ज पता लग जाए,
हमें पता लग गया। उस स्फीयर के सरफेस से जो फ्लक्स लीव कर रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को ही यूज लेना है। हमें सरफेस पर टोटल चार्ज पता लग गया, ये चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस पर है। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस से कितना फ्लक्स लीव कर रहा होगा इस फॉर्मूले से पता लगेगा। तो अभी देख लेते हैं 1.45 10 to the power minus 3 अपॉन 8.85 into 10 to the power minus 12। 14 आपको जो डिवाइड करना है वो ये 14.5 डिवाइडेड बाय 8.85। तो डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए -4 10 to the power plus 8। So 1.65. तो 5 की वैल्यू 1.65 63 10 to the power 8 चेक कीजिए। मैं भी फटाफट देख लेता हूं आपका आंसर मैच कर रहा है क्या। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट 1.6 10 to the power 8। ठीक है, इन्होंने 3 को मतलब राउंडिंग ऑफ करके 6 ही लिख दिया, ज्यादा बेटर आंसर है हमारा 1.63 into 10 to the power plus 8। यूनिट आप एग्जाम में भी ध्यान रखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कुछ यूनिट हो तो जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं 23 24 सबसे इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, भले ही 10 मिनट्स और हमें लगे। एन इनफाइनाइट लाइन प्रोड्यूसेस अ फील्ड। अब देखो इनफाइनाइट चार्ज दे दिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए लैम्डा वाला। हमने गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन किया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मैं फॉर्मूला आपको ध्यान दिला दूं, 23 में जो फॉर्मूला यूज आएगा E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, r लाइन चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस k कांस्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस तो मैंने देखा 2 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 into 10 to the power 4 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम। आपको लैम्डा पता करना है, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सिंपल, अगर हमें फॉर्मूला करेक्ट क्लिक कर जाता है, करेक्ट याद आ जाता है तो बस उसके बाद लाइफ इजी है। लैम्डा इक्वल टू E इंटू आर अपॉन 2k। यहां से आप स्टार्ट करते हैं, वी नो इस वेडनेसडे को हम टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 का, उसमें है ना, उसमें आपका 1 आवर का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको अपने साइड से वीडियो ऑन रखते हुए टेस्ट देना होगा। E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर वेडनेसडे को, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे। लैम्डा इक्वल टू, कल हम इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, या मैं सोच रहा हूँ आज इवनिंग में एक और क्लास ले लेंगे, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो भी बच्चे रिवीजन क्लास में लेना चाहते हैं तो इवनिंग 5 o'clock डन ही कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप डाउट पूछ सकते हैं। टुडे इवनिंग 5 o'clock, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे 5 to 6। आज 5 to 6 में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर को मतलब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एटलीस्ट सारे हम रिवाइज करेंगे, प्लस आपके जो भी डाउट्स हो वो। फिर मंडे को हम फ्रेश चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे को टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको अपने साइड से वीडियो ऑन रखना होगा, सब कुछ मैं यहाँ बता दूंगा। एक स्क्रीन पर मेरे 25 स्टूडेंट्स एक बार में दिख जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वॉच करेंगे। किसी ने आंसर किया हो तो बताइए इसका। Yes sir, 10 micro coulomb। 10 माइक्रो कूलॉम
थोड़ा कूलम सा अपॉन यूनिट मीटर। सही नहीं बोल रहे हो शायद आप, यूनिट यूनिट। तो 10 माइक्रो कूलम अपॉन मीटर। हाँ, सेंटीमीटर को मैं हमेशा मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, आपको भी करना है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो एसआई सिस्टम में, फाइनल आंसर एसआई सिस्टम में पता करना होता है। तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो वैल्यू पुट कर दी सारी सही सही, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, लैम्डा इज व्हाट, -2 + 4 + 2 -7, 10⁻⁻7 कूलम अपॉन मीटर। हाँ भाई, ये ठीक है या कुछ गड़बड़ की मैंने, बताऊं? एग्री करते हैं? चेक किया जाए, चेक किया जाए। तो 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये माइक्रो, 10 माइक्रो या -5 होना चाहिए फिर तो। ई की वैल्यू गाइस 10⁻⁻4 ही है। सर हम्म, सर हम 2 सेंटीमीटर को 0.02 भी तो लिख सकते हैं, 0.02 मीटर। फिर सर फिर हाँ करेंगे लिखो तो ना, एक ही बात है। सर फिर करेंगे तो -5 आ जाएगी 10 की पावर। नहीं नहीं, वो तो एक ही बात है ना, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब 0.02 मीटर ही होता है। माइक्रो, 10 माइक्रो, 10 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻5, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक की है नॉन एस कंपनी, यहाँ पर 9 × 10⁻⁻4 ही है। भाई आपकी बुक में भी यही है ना, 9 × 10⁻4 ई की वैल्यू, क्वेश्चन चेक कर लेना। डिस्टेंस आर जो है वो सेंटीमीटर ही है, क्लियर दिख रहा है। कैलकुलेट दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला चेक कर लिया सभी ने, 2k लैम्डा अपॉन आर, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ई की वैल्यू सही है, 2k 9 × 10⁻9 +2 -9। हाँ भाई, तो ये तो 100% आंसर यही होगा इसका। 10⁻⁻7 कूलम अपॉन मीटर, इसको 10 माइक्रो कभी नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई लिखना चाहे तो माइक्रो लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0.1 माइक्रो कूलम, ऐसा जरूर कर सकती हो, माइक्रो कूलम पर मीटर। तो 10 तो नहीं आएगा, 0.1 जरूर आ जाएगा, 0.1 माइक्रो कूलम। तसल्ली से चेक करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ओके, तो आपको काफी इधर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें गड़बड़ होगी। लास्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको एक टॉपिक याद दिला दूं, है ना, इस क्वेश्चन को आप तसल्ली से चेक करना, मुझे तो कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसको 2 बार चेक कर लिया, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तो एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। आपको याद होगा किसी प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट सरफेस, है ना, एक सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर p पॉइंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है न्यूमेरिकल्स। तो अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ यू आर गिवन सिग्मा, देन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टॉपिक को, इस फॉर्मूला को यूज लेकर हम 24th क्वेश्चन करेंगे। पहली बात, अब उसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक प्लेट पर सिग्मा पॉजिटिव है और एक और पैरेलल प्लेट है और उस पर सिग्मा नेगेटिव है, तो दोनों प्लेट के बीच में
या आउटसाइड फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट प्लेट, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस सिग्मा। दूसरी एक और प्लेट पैरेलल रखी हुई है इसी के, और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड उतना ही है माइनस सिग्मा। सिग्मा दोनों सिग्मा ही हैं, एक पॉजिटिव सिग्मा है, दूसरा नेगेटिव सिग्मा है। दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब यहाँ पर 3 रीजन्स हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। इनके नाम देख लो, लेट ये है ए प्लेट, ये है बी प्लेट। तो आउटसाइड रीजन ऑफ प्लेट ए ये फर्स्ट वाला, आउटसाइड रीजन ऑफ प्लेट बी ये थर्ड वाला, इन बिटवीन रीजन ऑफ द बोथ प्लेट्स सेकंड वाला। तो हमें इस पहले रीजन में, इस फील्ड में, इस सेकंड रीजन में, इस थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और हमें फॉर्मूला पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होती है कि वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमें एक और बात पता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसी होती है? आउटसाइड टू इट, आउटसाइड टू इट। और इसके अपोजिट दूसरा कॉन्सेप्ट हम जो जानते हैं, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर दोनों है, एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज है, एक बी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज है। तो ए प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आउट होगी? इस तरह से, इन एरोस को देख लें आप, ए प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आउट होगी, पहली बात। बी प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? तो बी प्लेट कैसी है? नेगेटिव, तो बी प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। देखिए, तो बी प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? इस तरह से। बी प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? इस तरह से, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट मार्क कर दें, लेट दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। तो आप मुझे बताइए थोड़ा ध्यान से, एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट A, एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट A is towards left. Okay, again at point P the direction of electric field due to plate B, at point P the direction of electric field due to plate B is question mark। तो इसका आंसर होगा towards right, towards right। तो बी प्लेट का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि बी प्लेट खुद कैसी है? नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? टुवर्ड्स दी प्लेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? बी प्लेट, बी प्लेट। तो हम इस फॉर्मूले को देख लें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं डिस्टेंस है इसमें? नहीं। दैट मीन्स जो इनफाइनाइट शीट होती है चार्ज की, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r पर डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कितने भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट सेम होगा। डायरेक्शन चार्ज के नेचर पर डिपेंड करती है। तो P पॉइंट पर मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए हैं। अभी हम Q की और R की भी बात करेंगे। तो P पॉइंट पर पॉजिटिव प्लेट A का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है फर्स्ट। P पॉइंट पर नेगेटिव प्लेट B का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है ना। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, बस नेचर अलग है। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर।
ओके, क्यू पॉइंट पर गाइज आप में से किसी की आवाज आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ए इन विच डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट आपको बताना। राइट। टुवर्ड्स राइट, है ना, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ए। तो ए पॉजिटिव प्लेट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट पर राइट साइड में होगा। चलिए एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, अगेन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट बी राइट is साइड। in which direction, again right। रीजन नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, ये एरो नेगेटिव प्लेट की तरफ ही है। और पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, और ये एरो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट है। तो क्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट। अगर हम क्यू पॉइंट पर +1 कूलॉम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो पॉजिटिव प्लेट इस +1 कूलॉम चार्ज को रिपेल करेगी, फर्स्ट एरो। नेगेटिव प्लेट इस +1 कूलॉम चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, द सेकंड एरो, सेम डायरेक्शन में। ओके, जब दो फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो सेकंड वाले रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई, डबल। सेकंड जो फर्स्ट फील्ड था, फर्स्ट फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, 0, कैंसिल होने से। आप में से कोई बताएं, आर पॉइंट जो कि आउटसाइडर पॉइंट है बी प्लेट का, वहां पर ए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट? ए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा? राइट। बाकी लोग ए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा? ए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट? पॉजिटिव प्लेट है ए प्लेट, राइट। बिल्कुल ठीक बात, राइट। बी प्लेट का आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। रीजन हमें पता है, अगर हम जिस पॉइंट पर डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा मेथड है, आप वहां पर +1 कूलॉम चार्ज कंसीडर कर ले, इमेजिन कर ले, नेगेटिव प्लेट उस +1 कूलॉम चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल ही करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन बोथ फील्ड आर सेम इन मैग्नीट्यूड। व्हाई सेम इन मैग्नीट्यूड? because sigma in magnitude is same for both the plates and denominator 2 epsilon naught is a constant, so electric field is only depends on the magnitude of sigma। तो किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली सिग्मा पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो थर्ड जो सरफेस है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये डायग्राम एक तो, और हमें फर्स्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को और थर्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सॉल्व नहीं करना, 0 है, सेकंड वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस 2 मिनट्स और ये एक्सरसाइज हमारी एंड होगी, सेकंड वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपने नोट्स में एक तो अच्छे से डायग्राम बनाना है, एरोज को थोड़ा ध्यान रखते हुए, जो कैंसिल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आप ऐसे क्रॉस कर दें। यहाँ पर इन बिटवीन जो फील्ड है, दोनों प्लेट के बीच में जो रीजन है, वहां पर हमने क्यू पॉइंट लिया है, तो बिटवीन वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2, ई की वैल्यू फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सेकंड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 17 into 10 to the power minus 22 upon 8.85 10 to the power minus 12। सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आएगा? सिग्मा की वैल्यू कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो जाए तो बताना।
और आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर -22 के प्लेस पर 17 इंटू माइनस 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, -22 लिखा हुआ है, तो -22 यूज लेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन अपॉन कूलॉम। और एक्चुअल में होना क्या चाहिए क्वेश्चन में, तो जहां जहां गड़बड़ है मैं बता रहा हूँ ना, जहां जहां आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये -22 के प्लेस पर -12 होना चाहिए, तब हमारा आंसर, अगर -12 होगा तो हमारा आंसर होगा 1.9 ओनली न्यूटन अपॉन कूलॉम। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं कि हाँ डेटा क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वहां आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते कॉन्सेप्ट को यूज लेकर। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन में जो डेटा है उसको यूज लेकर हम इस आंसर तक पहुंचेंगे। और एक्चुअल में होना ये चाहिए सिग्मा की वैल्यू। तो बताएं भाई, क्वेश्चन हो गया या रुकना है? यस सर। हो गया ना? यस सर। चलिए, तो आज इवनिंग में मिलते हैं, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, है ना। ग्रुप में भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे। और वेडनेसडे को हम टेस्ट लेंगे, कंफर्म है फर्स्ट चैप्टर का। मंडे को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. यस यस यस। Thank you, sir.